नमस्कार। बात करेंगे आज रेलवे स्टॉक में। और रेलवे स्टॉक से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टडी करने का तरीका है वो यही है कि पहले किसी कंपनी को स्टॉक को समझने से पहले उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी होता है। इसी क्रम में आज जानने वाले हैं हम ओरिएंटल रेल के बारे में। आखिर क्या करती है कंपनियां और कंपनी जो कि इसके वेबसाइट्स पे देखने को आती है, क्या क्या जो कि कहती है, जो इनके पास ढेर सारा प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेलवे के लिए कामकाज करती नजर आती है। जो कि वाइड ऑफ रेंज ऑफ इनके पास प्रोडक्ट जैसे जैसे देखने को मिलता है कि 50% मार्केट शेयर इनका निकल के आती है। इन द सीट कवर के हिसाब से ऐसा लगता है कि क्या सीट कवर बनाती है कंपनी, सीट एंड बर्थ बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में देखा जाए तो कंपनी के पास सीट एंड सीट के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आती है, जहाँ पे कुछ ये कंपनी कहती है हमारी सब्सिडरी कंपनी हैज़ ऑल टाइप ऑफ द रेलवेज फाइट कार्स बनाती है, जो कि शायद मालगाड़ी जिसको कहते हैं। और इसके साथ कुछ और वाइड रेंज की बात करती नजर कंपनी आती है, जो कि जॉइंट्स एक जॉइंट लॉक होती है रेलवे के अंदर, उसका कामकाज करती नजर आती है। कपल फॉर द इंडियंस रेलवे के लिए कामकाज करती नजर आती है। इसका पोटेंशियल ये था मार्केट को लेकर कि ये मार्केट में क्या क्या काम करती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में। फिलहाल आप प्राइस देख रहे होंगे, मैं प्राइस को फिलहाल यहाँ पे करता हूँ कट, क्योंकि फिलहाल मैं इस प्राइस की कोई बात करने वाला नहीं हूँ। हम बात करने वाले हैं इसकी बुक वैल्यू के और मार्केट की पोटेंशियल को। जहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में, जो एक कंपनी की बुक वैल्यू की तरफ ध्यान दिया जाए तो बुक वैल्यू निकल के आती है करीब 46 के आसपास। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की निकल के आती है करीब 176 के आसपास। इन दोनों को कंबाइन करके एक बार सोचा जाए तो इनकी जो मार्केट में करंट प्राइस है, अर्थात करंट प्राइस का मतलब मैंने हमेशा कहा क्या 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 होता है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस सेंटीमेंटल, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद निकलती है करंट प्राइस। करंट प्राइस निकल के तो 263 के आसपास, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना पे 5.5, अर्थात 5.5 टाइम के हिसाब से 550% का जंप हो चुका है। एक कहाँ से, बुक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस में। इसमें कुछ और देखा जाता है जो कि मेन चीज होता है डेट्स इक्विटी, डेट्स टू इक्विटी की बात, तो यहाँ पे निकल के आते हैं 0.96 के आसपास। और करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा इसके कंपेयर ज़्यादा है, जो कि 2.07 के आसपास निकल के आती है। इंडस्ट्री के पोटेंशियल की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये निकल के आती है 34.2 के आसपास। और स्टॉक पोटेंशियल की बात की निकल के आती है 53, अर्थात ये जो इंडस्ट्री के पोटेंशियल है उससे बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है कौन, स्टॉक की कंपनी की परफॉर्मेंस। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेटा, जब होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग 54% के आसपास, और प्रमोटर ने कोई होल्डिंग को प्लेस नहीं किया, ये भी अच्छी बात है। और आरओसी की बात करें तो 12.7, और आरओई की बात करें तो 15.2। इसके अलावा निकल के आती है जो कि ईपीएस की बात बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कहते हैं 4.88 के आसपास। और इसके बारे में पता है नंबर ऑफ शेयर जो इतना है उसको कल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, करंट मार्केट प्राइस को निकलता है तो मार्केट का। अब इसमें इन सब के पीछे कारण जो है ना उसका क्या क्या, 1 रुपये का फेस वैल्यू निकल के आती है। कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करती है, ये क्लियरिटी दिखती है यहाँ पे। अब इसके बारे में एक नज़र हम कंपनी की तरफ दोबारा डालने के प्रयास करेंगे। तो कहती है कंपनी ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है इज द इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द रेक्टन रेक्टल रेक्रन सीट एंड बर्थ compreg boards, and also engage in the trading of the timber, wood and all its प्रोडक्ट। अर्थात ये जो सीट वगैरह कवर जो सीट बनती है लकड़ी का, उसमें कामकाज, साथ में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कामकाज, और सीट के ऊपर जो कामकाज होती है जैसे शायद रेक्शन लगाना, या उसके ऊपर गत्ते के जो कहते हैं उसको कपड़े का काम जो करते हैं, सीट बर्थ के ऊपर जो कामकाज करती है वो कंपोनेंट की कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। अब इसका एक नज़र डालेंगे हम मार्केट तरफ। मार्केट में कितना, मार्केट में स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी चार्ट को हम देखें ओवरऑल तो ओवरऑल क्या निकल के आती है, लास्ट कुछ सालों के डेटा देखेंगे तो इसकी चार्ट में लगातार स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। फिलहाल कुछ दिनों से इस स्टॉक में जो गिरावट का पोजीशन था वो लगातार गिरावट नहीं हुआ, ये थोड़ी सी गिरावट के बाद चढ़ने के आसार ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि रेलवे स्टॉक आपको पता है सब के सब भागते नज़र आते हैं मार्केट के हिसाब से।
जहाँ पे 52 वीक की नजर डालें तो 52 वीक आती है 311 के आसपास, और लो की वैल्यूएशन करें तो निकल के आती है 42 रुपये का। सोचिए 42 रुपये का स्टॉक, एक जहाँ पे बॉटम की बात कर रहे थे, वो कहाँ पर 311 तक पहुंच जाती है। तो सोचिए मार्केट की पोटेंशियल्स क्या रही इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे सब के सब बुलिश नजर आते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अब एक साल की चार्ट हम लेते हैं, एक साल की चार्ट में क्या नजर आती है? इस चार्ट में ये नजर आती है स्टॉक जो है वो रैली दिखाती नजर आई और 30 डिग्री के ग्राफ्स बनाती नजर आई। उसके बाद मार्केट में सस्टेन करती नजर आई, इसके लगातार एक ही प्राइस के आसपास कई बार आया, और इस प्राइस के पास जब भी आती है मार्केट में थोड़ी सी हलचल लेके आती है। हलचल करने का मतलब मार्केट में थोड़ी सी उछाल और थोड़ी सी गिरावट का माहौल बना रहता है। अर्थात यहाँ पे देखा जा सकता है, यदि इसकी हम सपोर्टिंग लेवल की बात करें तो सपोर्टिंग जिस प्राइस पे बार बार आई है वही इसका सपोर्टिंग लेवल है। और रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान दिया जाए तो रेजिस्टेंस जिस हिसाब से इनकी ऊपरी सतह पे कामकाज किया था, तो उसका इसी जोन में लगातार स्टॉक में परफॉर्मेंस करती नजर आई है। इसको जोन को यदि तोड़ती नजर आती है तो मार्केट फिर इससे काफ़ी प्रोएक्टिव नजर आ सकती है आगे कुछ दिनों में। जैसे 3 महीने के चार्ट में क्या नजर आया, 3 महीने के चार्ट में एवरेज प्राइस के आसपास की मार्केट निकल के, जहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन बनती नजर आई, जहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का काफ़ी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए कंपनी के लेटेस्ट अपडेट की तरफ, तो लेटेस्ट अपडेट इसमें 30/5 के बाद जून में कोई अपडेट नहीं है फिलहाल इस कंपनी को लेकर के। आगे कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए कंपनी क्या कहती है, जो कि डिविडेंड की पार्ट को लेकर के सब के सब मई का अपडेटेड है, फिलहाल जून का कोई अपडेटेड नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए तो कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड का पार्ट रहा है, लेकिन डिविडेंड का पार्ट 2022 के बाद इनका कोई भी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला। 23 और 24 में अभी तक कोई भी इनका पोजिशंस देखने को नहीं मिला जो कि डिविडेंड की पार्ट की बात करें। अब आते हैं इसका शेयर होल्डर, इसका रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट में कंपनी का जो खुद का स्टैंड लॉन डेटा है वो कहती है जो हम सेल्स को ग्रोथ करती नजर आती है करीब 48 करोड़ के आसपास का, जबकि प्रॉफिट की पार्ट में गिरावट देखने को मिली। इसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वहाँ भी गिरावट देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिला। अर्थात इन 4 फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 4 फैक्टर में केवल और केवल एक फैक्टर अच्छी नज़र आती है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सब के सब डाउन ग्रेड में देखने को मिले, जो कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखा जाए। इसी चीज को हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल क्वार्टरली डेटा भी कंसोलिडेटेड डेटा, वैसे वो जो डेटा है वो स्टैंड अलोन डेटा था, और कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है, जहाँ पे देखा जा सकता है जो कंपनी का मार्च 21 के बाद जो परफॉर्मेंस लेवल था करीब 61 करोड़ के आसपास का, वो 172 करोड़ पे चले जाती है। अर्थात इनकी 3 साल की डेटा को देखें तो कितनी पर चली जाती है, मैं सीधे सीधे देखूँ तो इसको 300% का जंप होती है, अर्थात 3x के हिसाब से। तो 3 साल में 300% की जंप करती है किसके बेसिस पे, रिवेन्यू में। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक के सबसे टॉप रिवेन्यू पे कामकाज करती नजर आई है, जो 100 कहाँ पे 172 करोड़ के आसपास, और इसमें इससे पहले भी इस तरह की कभी भी इस तरह की रिवेन्यू जनरेट करती नजर कंपनी नहीं आई, जिसको सेल्स कहते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे हम प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक नज़र डालें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जिससे पहले इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा 10% से ज़्यादा रहा, 13%, 14%, 15%। यहाँ पे 10% से गिरती नजर आई, और इसके बेसिस जब गिरती नजर आई तो फिर प्रॉफिट के पार्ट में क्या हुआ, प्रॉफिट के पार्ट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, और वो क्वार्टरली बेसिस पे नियरली 4 करोड़ 37 लाख के आसपास रहा है। इस हिसाब से पिछले क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर जो था, दिसंबर 2023 का सबसे बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आई थी। लेकिन इसको यदि पिछले कुछ डेटा को देखा जाए, क्योंकि इससे पहले कंपनी को देखने को मिला था जो कंपनी नुकसान में चली गई थी क्वार्टरली बेसिस में, तो उसको रिकवर करते हुए यदि यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है तो फिर कंपनी की पोटेंशियल्स निकल के अच्छी नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल्स में हमने एक चीज़ और देखा था, जो कि कंपनी का जो स्टॉक की पोटेंशियल था वो कितना था, 53% के आसपास, और इंडस्ट्री के पोटेंशियल थोड़ा सा इससे कम देखने को मिला। ईयरली डेटा की तरफ ध्यान दिया जाए तो ईयरली डेटा में क्या निकल के आ जाए, 2015 से डेटा है अब और 24 तक की डेटा में, जहाँ पे 15 में कंपनी की हम हमेशा एक लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, जहाँ पे 15 में 81 करोड़ के आसपास था, वो कहाँ पे चली जाती है, कहाँ पे 526 करोड़ पे। अर्थात इससे हम कंपेयर करके देखें तो कितना निकल के आती है, करीब करीब ये देखा जा सकता है, जब 81 करोड़ से 526 करोड़ तक जाती है और टॉप पे कामकाज करती नजर आती है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ क्या रहे, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितनी गुनी इंक्रीज करती है वो समझने वाली बात है। इसके बाद बात करें
थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहती है, केवल 13% के आसपास। और इससे पहले देखा जाए तो इनके पास जो एवरेज निकल के आती है वो निकल के आती है नियरली 14 से 15%, क्योंकि मोस्टली इनके पास जो है वो है 15% के आसपास, 16% के आसपास। तो मैं उसको एवरेज लेता हूँ 14% के आसपास, और कुछ पोजीशन गिरावट में है जहाँ के 8% और 13% के आसपास। तो इस साल में क्या हुआ, पिछले सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिली। अब पूरे साल के डेटा की तरफ एक नज़र डालते हैं, और इस साल में 30 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है कंपनी, क्योंकि छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी के बेसिस पे तो देखना पड़ेगा ना, उसको बड़ी कंपनी से कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सेल्स भी ज़्यादा है। तो सेल्स के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है तो वो क्या निकल के आती है, करीब 30 करोड़ के आसपास। जो कभी 3 करोड़ के आसपास हुआ करा था वो कितने साल में, 8 साल में, कितना कितना साल का डेटा था ये, 2015 का डेटा था। अर्थात देखा जाए अभी 24 में, तो 8 9 सालों में ये करीब कितना परसेंट चला जाता है, करीब करीब 10 गुना, सीधे सीधे देखा जाए 10 गुना बढ़ जाती है। इसको 10 साल मान लेते हैं, 10 सालों में 10 गुना इनकी प्रॉफिट बढ़ती नजर आती है। तो मतलब तो ग्रोथ तो है। हिस्टोरिकल डेटा तरफ देखा जाए, नज़र डाल के हिस्टोरिकल डेटा इनका क्या कहता है। हिस्टोरिकल डेटा कहता है जो कंपाउंड सेल्स जो है वो काफ़ी 3 साल में 34% तक गया है, ठीक निकल के आती है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, करीब अच्छी खासी देखने को मिलती है, खास के TTM के हिसाब से 884% तक जंप करती है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो करीब एक साल में 500% के आसपास नज़दीक पहुंच चुका है इसका। ओवरऑल एक साल की कैलकुलेटेड जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट गेन इन द स्टॉक प्राइस के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखा है तो ये 10% से ऊपर करती है। मतलब यहाँ पे चारों के चारों फैक्टर मुझे तो अच्छा लगता नजर आती है। इसके बेसिस में हम रेशियो की तरफ देखा जाए तो रेशियो क्या निकल के आती है, यहाँ रेशियो में डेटर्स रेशियो केस में इसमें 3 महीने में इनके पास पैसा देता है, और ये पैसा अपने उनके वर्किंग कैपिटल के पैसा रखते नहीं है, ये केवल 1 महीने में पैसा अपने वेंडर्स को पेमेंट करते हैं। और इसकी हम बैलेंस शीट की तरफ एक नज़र डालें तो बैलेंस शीट में जो टोटल डेटर की पार्ट है वो कितने निकल के आती है, केवल और केवल 132 करोड़ के आसपास। 132 करोड़ का इनका डेटर रहा, और डेटर के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पर 526 करोड़ का, अर्थात 132 करोड़ को डिवाइड करते हैं 526 से करके देखिए क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है, और परसेंटेज ऑफ ग्रो क्या निकल के आती है बिजनेस मॉडल के बेसिस पे। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं किसके, शेयर होल्डिंग पर। शेयर होल्डिंग के लिए कहती है कंपनी, जो हम शेयर होल्डिंग के लिए कहती है, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो कुछ बिकवाली हुआ है, जैसे कि दिसंबर के बाद उन्होंने 3% के आसपास की पोजीशन बिकवाली किया है मार्च में। इसके बाद FI की तरफ पोजीशन देखा है तो FI कोई पोजीशन नहीं लेके बैठा है, और DI भी यहाँ पे पोजीशन में नहीं है, और केवल पब्लिक यहाँ पे देखने को मिली है। पब्लिक में क्या सोचती है पब्लिक इसके बारे में, वो एक नज़र डालने के प्रयास करते हैं। तो पब्लिक इसके बारे में सोचती है, एक तो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स महावीर अग्रवाल, महावीर मुकुल अग्रवाल के हैं, जो कि 5% से ज़्यादा की पोजीशन इनके पास है, और फिलहाल ये पोजीशन मार्च 24 में देखने को मिला है, इससे पहले कहीं देखने को मिला। और उसके बाद कुछ और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि देखने को मिला, जहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था। फिलहाल यहाँ पे एक और निकल के आया जिनका नाम था साड़िया विनोद अग्रवाल। अब ये भी शायद उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या क्या है, सूर्या, ये इसको भी एक बार हम सुपर इन्वेस्टर के तौर पे देखने का प्रयास करें। इनकी एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट है और ये इसी कंपनी में निकल के आती है, सूर्या विनोद अग्रवाल। इसके बाद देखा जाए तो इनमें कुछ और पोजीशन जो बड़े बड़े विनोद, राधेश्याम अग्रवाल, और ये कुछ ऐसे नाम से निकल के आए जो कि साथ हो सकते इन आपस में कनेक्शन हो इन सबका, और ढेर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर की नाम निकल के आती है, जहाँ पे ओवरऑल हम 45% में कुछ पार्ट को माइनस कर दें तो 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16% माइनस भी कर देता 15%, तो नियरली 30% जो है वो रिटेल में कामकाज करती नजर आती है, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एज ऑन डेट की हम परफॉर्मेंस की बात करें एक नज़र स्टॉक को, एज ऑन डेट में क्या निकल के आती है, 5 साल पहले लिस्टिंग हुई तो 5 सालों में 320%, 3 सालों में 408%, 2 सालों में 127, और 1 साल में सबसे बेहतर 512%। मतलब मार्केट की पोटेंशियल्स और इंक्रीज करती नजर आई, जहाँ पे 1 साल में 512% तक का जंप दिया है। और ये स्टॉक की परफॉर्मेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, BSE के डेटा पे एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिलती है, जहाँ पे कई बार होता है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम होती है, टाइम फ्रेम में कई बार जो बियर मार्केट है उससे बुल मार्केट है, या बुल मार्केट से बियर मार्केट की तरफ कंपेयर किया जा सकता है, जिसके बेस पे एज ऑन टाइम फ्रेम
स्टॉक की परफॉर्मेंस देखने को बनती नज़र आती है। तो आज ऑन डेट करीब 1 साल में कहते हैं ना 512% का जंप, मतलब मल्टी बैगर तो बना दिया। 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको 5 टाइम तो नॉर्मली दे ही रहा है, 5 गुना रिटर्न 1 सालों में। और कुछ हफ्तों में महीनों में भी कुछ रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कई बार कुछ गिरावट भी देखने को मिला है। इसके इसके पीयर्स की तरफ हम एक नज़र डालेंगे। इसके पीयर्स में ये ऐसे बी इंडिया निकल के आती है, एडी ओ आर डी एफ डी कर दिया सिम। तो हम इसको भी कंपेयर करने का प्रयास करेंगे आगे चल के, और यहाँ पे देखा जाए इनकी पीयर्स कंपनी में क्या क्या नाम निकल के आती है। तो इनकी पीयर्स कंपनी में निकल के आती है CDSS। तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिकली यदि रेलवे की स्टॉक की तरफ देखा जाए और तो उसको रेलवे की तरफ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री क्या निकल के आती है। इनका इंडस्ट्री तो देखा तो अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करती है, लेकिन ये कामकाज तो रेलवे के लिए करती नजर आती है ना। जो रेलवे के लिए स्पेशली कामकाज करती नजर आती है, तो फिर रेलवे की स्टॉक मानी, क्योंकि रेलवे से लिंक्ड है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और रेलवे की ही मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द रेलवेज रोलिंग स्टॉक्स। इसके बाद कहती है हमारे पास क्या कहती है, एंजॉय ओवर 50% मार्केट शेयर इन द सेवरल आइटम्स फॉर द सीट एंड बर्थ के लिए 50% की इस कंपनी के पास शेयर निकल के आती है, जो कि कंपनी डेटा कहती है, मैं नहीं कहता। इसके बाद यूज इन द इनिशियल टाइप्स ऑफ द रेलवेज कोचेज की बात करती है, जो कि इसके पास और कुछ जो कि पुराना वाला चीज़ है, टाइप्स ऑफ द रेलवेज फाइट कार्स हैविंग द मोस्ट मॉडर्न एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, इस पर कामकाज करती नजर आ रही है। और इसका ये मैन्युफैक्चरिंग बॉगीज फॉर द इंडियन रेलवे, मतलब ये इंडियन रेलवे के लिए बॉगी भी बनाती है। कौन बनाती है? अब सब्सिडरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बॉगीज फॉर द इंडियन रेलवेज, अर्थात इनकी पोटेंशियल्स चाहे खुद की हो या इनकी सब्सिडरी के थ्रू हो, इनका पोटेंशियल तो मार्केट में बनती है। इसीलिए यदि बनती है तब तो इसके मार्केट में आप देख पाएंगे, तो जब तो बनती है तब तो मार्केट इनकी किस रेंज से भागती है वो देखिए लगातार। यहाँ पे मैं एक सपोर्टिंग उसकी बात करने वाला हूँ, जहाँ पे एक चीज़ को देखा जाए, यहाँ पे लगातार प्राइस बार बार आई है, और इस प्राइस का नाम है सपोर्टिंग लाइन। और रेजिस्टेंस की तरफ देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनती है सबसे टॉप लेवल में, जो कि फिलहाल इसने ब्रेकआउट किया था। इसके बाद इसी लेवल के आसपास कामकाज करती नजर आई बार बार। इसमें एक लाइन को और इंक्लूड करूं जहां पे बार बार स्टॉक्स मोमेंटल किया है, और ये प्राइस ये निकल के आती है यहाँ पे, जहां पे लगातार मार्केट कई बार आती है और कई बार फिर यहाँ से मोमेंटल देखने को इस प्राइस के आसपास से निकल के आती नजर आती है। दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए या होल्ड करने के लिए। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस, और हमने केवल लर्निंग पर्पस के लिए इसको ट्राई किया समझने के लिए। एक तो एज ए लर्नर मैं खुद भी समझने का प्रयास करता हूँ, और आपके सामने जो लाइव स्टडी करता हूँ वही रखने का प्रयास करता हूँ। कई बार कुछ हो सकती है ऐसा जो आपको लगता है यार मैं तो कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो जो कई बार मैं धीरे पड़ जाता हूँ बोलने के टाइम पे, तो ये बेसिकली लाइव है, कोई एडिटिंग्स नहीं, पार्ट्स नहीं होता है इस सेशंस के अंदर। तो इसमें देखा जा सकता है जिसकी एवरेज एवरेज प्राइस जो थी वो 80 के आसपास फिलहाल ट्रेड करती नज़र आती थी, जहाँ पे दोबारा मार्केट जो है रिएक्ट करती नज़र आ सकती है, क्योंकि उसी प्राइस के आसपास फिलहाल मार्केट खड़ी है, चाहे वो टाइप्स 1 महीने को हो या 3 महीने को एवरेज वैल्यू हो 50 डे के हिसाब से, उसी के आसपास मार्केट टिकी पड़ी अभी है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का प्रेशर देखने को मिला। हम बात कर रहे थे ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में, जिनके स्टॉक परफॉर्मेंस को हमने समझने का प्रयास किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।